हाँ, so yesterday we were discussing political liberalism and economic liberalism. Continuing with the same topic, we will see what political liberalism is and what economic liberalism is. Yesterday I told you students liberalism means this word is derived from Latin word liber, meaning is free. Okay. Liberalism stood for freedom of individual and equality before law. ये भी देखा था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए. सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उन्होंने क्या किया था कि ये जो लिबरलिज्म है तो इसको उन्होंने ऑटोक्रेसी का एंड करना. देन जो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मतलब क्या, स्पेशल राइट्स गिवन टू समबडी बाय बर्थ इज नोन एज प्रिविलेज. जैसे मैं नोबेल फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मुझे स्पेशल राइट्स रहेंगे. मैं एरिस्टोक्रेसी से बिलोंग करती हूँ तो मुझे स्पेशल राइट्स रहेंगे. दैट इज प्रिविलेजेस, उसको हम प्रिविलेजेस बोलते हैं. देन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए. ओके. सो ऐसा, और एक पार्लियामेंट चाहिए. तो और उसके साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी को वायलेट कोई नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने डिमांड किया. पर फिर भी उस वक्त पॉलिटिकल लिबरलिज्म में ही देखिए कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म मतलब क्या. उस वक्त का पॉलिटिकल लिबरलिज्म इट मींस कि यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स उन्होंने दिया ही नहीं था. सफ्रेज मतलब क्या, राइट टू वोट. सो ये जो राइट टू वोट है दैट वाज नॉट गिवन टू एवरीबडी, सभी के लिए मतलब वो वैलिड नहीं रखा उन्होंने. आपको रिवोल्यूशनरी फ्रांस को याद करो लास्ट ईयर का, कि जिसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है डेमोक्रेसी का, तो उसमें देखो जिसके पास प्रॉपर्टी है ऐसे ही लोगों को उन्होंने राइट्स दिए थे. जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो मतलब कुछ दिन का वेज, जैसे मतलब जो वर्कर्स है तो उनके एक वीक का वेजेस जितना टैक्स भरता है, ऐसे टैक्स पे ही लोगों को ही उन्होंने वोटिंग राइट दिया था. तो विमेन और जो मतलब मेन विदाउट प्रॉपर्टी, इनको तो उन्होंने बाजू में ही रखा था. बट नेपोलियनिक कोड जो है तो मतलब उसके वजह से वापस सफरेज राइट जो है, तो सफरेज राइट को लिमिट में लाया उसने. जैकोबियंस के टाइम में उसने दिया था प्रॉपर्टी ओनिंग मैन एंड नॉन प्रॉपर्टी ओनिंग मैन सबको उसने. जैकोबियंस के पीरियड में कौन था वो, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर. तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने सबको ये राइट दिया था. ओके. बट नेपोलियन आया और उसने वापस मतलब नॉन प्रॉपर्टी मैन एंड विमेन इनके वोटिंग राइट निकाल ली. तो पूरी मतलब जो विमेन थी उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया, और उसके बाद उन्होंने मतलब ये पॉलिटिकल राइट, दैट इज राइट टू वोट, उसके बाद राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन, ये उन्होंने हासिल किया. यहाँ तक क्लियर है बेटा? दैट इज पॉलिटिकल लिबरलिज्म, गेटिंग पॉलिटिकल राइट्स, गेटिंग पॉलिटिकल फ्रीडम. दिस इज नोन एज पॉलिटिकल लिबरलिज्म. इसको हम पॉलिटिकल लिबरलिज्म कहेंगे. यहाँ तक क्लियर है? Should I shift to economic liberalism? Economic liberalism बताओ आपको मैं अभी. If there is any doubt, you can unmute and tell me, or else you can write it in chat box. चैट बॉक्स में लिख सकते हो या तो फिर अनम्यूट करके बता सकते हो मुझे ओरली. पॉलिटिकल लिबरलिज्म ये कॉन्सेप्ट फ्री मतलब क्लियर हुआ. रिगार्डिंग फ्रांस, फ्रांस के हिसाब से पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या, ये भी देखा. एग्जैक्टली ये टर्म लिबरलिज्म क्या होता है वो भी देखा. ठीक है. नाउ लेट अस मूव टू इकोनॉमिक लिबरलिज्म. नोबडी इज रिप्लाइंग बेटा. व्हाट्स द प्रॉब्लम? somebody replied now. Okay, okay, good. अभी इकोनॉमिक लिबरलिज्म, अभी इसका नाम ही देखो, इकोनॉमिक मतलब क्या, पैसे से रिलेटेड. जिसमें पैसे है दैट इज इकोनॉमिक. अभी इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म मतलब क्या, फ्रीडम ऑफ मार्केट. जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में बनी हुई चीज मैं इंडोनेशिया में बेच के आऊं, दैट इज फ्रीडम ऑफ मार्केट.
इंडिया में बनी हुई चीज मैं यूरोप में बेच के आऊं, दैट इज फ्रीडम ऑफ मार्केट. And abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital. हर एक स्टेट ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे कि इस स्टेट के गुड्स और ये जो मतलब गुड्स हो या सर्विसेज हो दूसरे स्टेट में मतलब लाने के लिए उनको सो एंड सो मतलब कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टैक्सेस भरने पड़ेंगे. तो उनका फ्रीडम मतलब इकोनॉमिक लिबरलिज्म. समझने की कोशिश करो. इकोनॉमिक लिबरलिज्म मतलब फ्रीली एक मार्केट से दूसरे मार्केट में चीजें बेच के आना बिजनेसमैन के लिए. एक चीज जो है मतलब फॉर एग्जांपल जो इंडिया में बनी है तो वो चीज कहीं भी दूसरी जगह वो पर्सन बेच के आए, कोई भी बिजनेसमैन के लिए वो फ्री ट्रेड का मतलब ये रहेगा. प्रैक्टिकल एग्जांपल दैट इज इकोनॉमिक लिबरलिज्म. So economic liberalism, it originally means freedom of markets and abolition of state imposed restrictions on movement of goods and capital. Capital मतलब यहाँ पैसे, मतलब यहाँ से पैसे ले जाके मैं मतलब कोई मेरा बिजनेस दूसरे स्टेट में दूसरे कंट्री में स्टार्ट करूं तो उसमें जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं वो पर्टिकुलर स्टेट के, वो पर्टिकुलर कंट्री के, वो राजा के, उससे मुक्ति दिलाना, दैट इज इकोनॉमिक लिबरलिज्म. हम उसको इकोनॉमिक लिबरलिज्म बोलेंगे. ये क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? यहाँ तक का क्लियर हुआ बेटा सब? ओके. यस मैम. गुड. We will take example of German speaking region in the first half of 19th century. First half of 19th century में जो जर्मन स्पीकिंग रीजन है ना तो उसका एग्जांपल लेंगे हम. तो इसमें देखो कि उन्होंने क्या किया था, नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने क्या किया कि ये 39 स्टेट्स का जो जर्मन स्पीकिंग रीजन है तो ये 39 स्टेट्स का जर्मन स्पीकिंग रीजन इसको अनटच रखा था. ठीक है. तो इसको उन्होंने क्या किया कि अनटच रखा था, मतलब इसको नहीं तोड़ा उन्होंने. 39 स्टेट्स थे छोटे छोटे और पूरे छोटे छोटे स्टेट्स में जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले ही लोग थे. दैट्स व्हाई दो स्टेट्स वेर नोन एज जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स. जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स उसको जर्मन कॉन्फेडरेशन बोलते हैं. तो जर्मन कॉन्फेडरेशन था वो 39 स्टेट. तो अभी ये 39 स्टेट का जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है तो इसमें देखिए बेटा कि हर एक स्टेट की अभी 39 स्टेट सभी जर्मन स्पीकिंग, पर उनकी 39 स्टेट में हर एक की करेंसी अलग अलग. जैसे अपने इंडिया का अगर हम एग्जांपल लेंगे, इफ यू वांट टू कंपेयर इंडियन एग्जांपल विद दैट, तो उसमें देखिए कि इंडियन एग्जांपल के साथ साथ जैसे महाराष्ट्र की करेंसी और कर्नाटका की करेंसी अलग अलग रही तो कितनी परेशानियां होगी. या फिर महाराष्ट्र की महाराष्ट्र में जलगांव की करेंसी, नंदुरबार, धुलिया, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है खानदेश रीजन के, यहाँ की करेंसी अगर डिफरेंट डिफरेंट रही सो व्हाट प्रॉब्लम्स मर्चेंट विल फेस, मतलब कौन से प्रॉब्लम मर्चेंट फेस करेगा. तो इस वजह से मतलब ना वहां पर 39 अलग अलग करेंसी थी. 39 मतलब हर एक जगह पर अलग अलग वेट था. वेट का जो सिस्टम है, वेट एंड मेजरमेंट, तो वो अलग अलग था सभी जगह पर. सो वेट एंड मेजरमेंट का जो सिस्टम है वो डिफरेंट था. सो मर्चेंट्स एक मर्चेंट जिसने स्टार्ट किया 1833 से हैम्सबर्ग से नरेमबर्ग वो ट्रैवल कर रहा है. ये हैम्बर्ग क्या है, जर्मन स्टेट में का एक स्टेट. देयर वेर हाउ मेनी स्टेट्स, कितने स्टेट्स थे बेटा वहां? 39. कितने थे? 39 स्टेट्स. ओके. Now check. Screen sharing stop for a while because I am discussing one example. That's why. ठीक है. 39 states थे वहां. How many states were there? Total in all 39 states. और हर एक स्टेट की अलग अलग करेंसी. और एक स्टेट मतलब हैम्बर्ग एक स्टेट का नाम है. एक जो मतलब मर्चेंट है, मर्चेंट मतलब क्या, द पर्सन हु इज डूइंग बिजनेस, बिजनेस कर रहा है, वो हैम्बर्ग से नरेमबर्ग जा रहा है. हैम्बर्ग एक स्टेट का नाम है, नरेमबर्ग दूसरे स्टेट का नाम है.
तो वो वहां से वहां जा रहा है और उसको उसके गुड्स सेल करना है, तो उसको 11 बार कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी। He had to pay 11 times कस्टम ड्यूटी, क्योंकि हैम्बर्ग से नरेम्बर्ग जाते जाते जितनी बार वो अलग अलग स्टेट बदलेगा, हर एक स्टेट की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटी, कस्टम की ड्यूटी he had to pay. पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 you can see हिस्ट्री टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10. तो हैम्बर्ग से नरेम्बर्ग उसको जाना है, उसको गुड्स सेल करना है, कितने बार वो कस्टम ड्यूटी भरेगा? हाउ मेनी टाइम्स ही हैज टू पे कस्टम ड्यूटी? 11 टाइम, 11 बार उसको कस्टम ड्यूटी देनी है. ओके, एंड कस्टम ड्यूटी कितनी? 5%. जितना उसका गुड्स है उसके 5%, जितने रुपए का गुड्स है उसके 5% ही हैज टू पे. उसको कितना अफोर्डेबल होगा वो जाना? क्या परवड़ेगा उसको? सो जो ड्यूटीज जो है, तो वो भी मतलब ये जो कस्टम ड्यूटीज है तो वेट एंड मेजरमेंट के हिसाब से मतलब ली जाती थी कि कितने मतलब कितने वेट का उसके पास गुड्स है, कितने मीटर कपड़ा है, मेजरमेंट, अगर वो मतलब क्लॉथ मर्चेंट है तो कितने मीटर कपड़ा वो बेचने वाला है, उसके हिसाब से. अगर वो मतलब कोई सॉलिड चीजें, फूड ग्रेन है, स्पाइसेस है, ऐसे चीजों का मर्चेंट है, शुगर है, जैगरी है, तो कितने केजी उसके पास मतलब गुड्स है, उसके हिसाब से ये ड्यूटीज जो है तो वो लगाई जाती थी. और हर एक रीजन में ये वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम अलग अलग था. पूरे 39 रीजन में ये इतने टाइप के सिस्टम थे. तो वेट एंड मेजरमेंट के सिस्टम ऐसे अलग अलग हुआ करते थे और उनका टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन था. मतलब वो मर्चेंट को वही रुका के रखना, उसका गुड्स 10 बार गिनना, उनके हिसाब से वो कितने केजी आ रहा है या कितने मीटर आ रहा है वो देखना. तो जैसे क्लोथ का एग्जांपल दिखाए, पहले ना मीटर ये मतलब यूनिट नहीं था. अभी हम 1 मीटर क्लोथ, 2 मीटर क्लोथ, 3 मीटर क्लोथ ऐसा बोलते हैं ना. नाउअडेज वी टेल 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर क्लोथ ऐसा बोलते हैं. ठीक है, तो वहां पर प्रीवियसली क्या था कि क्लोथ के लिए एली, एली बोलकर एक यूनिट है, उसको मतलब में उसके क्लोथ मेजर किया जाता था. सो ये एली का मेजरमेंट भी अलग अलग रीजन में अलग अलग था. जैसे टेक्सटाइल मटेरियल जो फ्रैंकफर्ट में, फ्रैंकफर्ट भी एक स्टेट का नाम है, तो वहां एक एली मतलब 54.7 सेंटीमीटर. देन मेंस में गए आप तो वहां एक एली मतलब 55.1 सेंटीमीटर. नरेम्बर्ग में एक एली मतलब 65.6 सेंटीमीटर और फ्रेबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर. मतलब एक एली का मेजरमेंट जर्मनी के ही 39 स्टेट में से 4 स्टेट में अलग अलग है. सोचो वो मर्चेंट को कितना हेडेक होगा when the person is trying to sell his particular goods or commodity from one region to another region. If he want to travel, if he want to sell his commodity from one region to another region, so in case he is selling textile cloth, okay, he is dealing in textile, okay, he is having some bundle of cloth. So every time what is an LE means that everywhere means in 4 states it will be different calculations. So in that way it was a very much burdensome. Okay, very much burdensome for the person, very much time consuming, and means having different calculation in different areas. And so that means that was the problem, that was the problem. And that's why these people they demanded economic liberalism. मतलब सभी जगह पर एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट रहे मेजरमेंट का. जैसे 1 केजी अभी है, तो कहीं भी जाओ 1 केजी मतलब कितने ग्राम आएगा? हाउ मेनी? 1000. ठीक है, 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर? आंसर मैथमेटिकल जीनियस. 1 मीटर मीन्स कितने सेंटीमीटर? 100. वेरी गुड, 100 सेंटीमीटर. ठीक है, सो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर. 1 केजी इट मीन्स 1000 ग्राम. सो ये अभी इंटरनेशनली अप्रूव्ड यूनिट्स है. उस वक्त में थे क्या? नहीं थे. तो इसके लिए वो मर्चेंट को इतने सारे हेडेक थे.
अभी ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म, तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि क्यों उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलिज्म मांगा था, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। सो ये जो कंडीशंस है, तो ये कंडीशंस तो वो देखे जाते थे कि व्यू एज ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज, तो इकोनॉमिक एक्सचेंज, इकोनॉमिक ग्रोथ, कमर्शियल क्लासेस के लिए ये ऑब्स्टेकल्स थे, ये बहुत बड़े बड़े मतलब प्रॉब्लम्स थे कि इसको कैसे ओवरकम करें। तो इन्होंने यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी क्रिएट करो कि वहां अनहिंडर, मतलब क्या कि जहां पर कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, डिफिकल्ट फ्री, ऑब्स्टेकल फ्री ट्रेड हो, गुड्स का, पीपल का, कैपिटल का, पैसे भी मतलब करेंसी भी सभी जगह की सेम हो जाए, और मतलब कहीं पर भी ऐसे गुड्स का या फिर मतलब पीपल का जो भी मतलब जब कोई सर्विस करने जा रहा है एक एरिया से दूसरे एरिया में, सो वो कंफ्यूज ना हो, वो बंदा कंफ्यूज ना हो वहां पर, एंड दैट्स व्हाई उनको ऐसे इकोनॉमिक टेरिटरी चाहिए थी। अंडरलाइन द नेक्स्ट पार्ट, 1834 में कस्टम यूनियन ज़ॉल्वरीन बनाया गया, प्रूशिया ने इसका इनिशिएटिव लिया था, और इसको इट इज ज्वाइन बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स एग्री हुए इसको, प्रूशिया ने इनिशिएटिव लिया था। ये ज़ॉल्वरीन मतलब क्या, कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन मतलब क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन कि हम सब लोग ये रुपये सभी जगह चलेगा, इतने मीटर, 1 मीटर मतलब इतने इतने सेंटीमीटर, ये सभी जगह एग्री होंगे, ठीक है, 1 kg मतलब सो एंड सो, ये सभी जगह एग्री हो गए। तो ऐसा मतलब जैसे अभी WTO वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, देन ये WHO है, जिनके हेल्थ के नॉर्म्स हम मानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स ट्रेडिंग में मानते हैं। तो ऐसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम ज़ॉल्वरीन रखा, अंडरलाइन दिस, 1834 में ये ज़ॉल्वरीन फॉर्म हुआ, और उसको मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन किया, और ग्रेजुअली ये जो यूनियन है, इन्होंने तारीफ बैरियर्स मतलब क्या कि दैट इज ये जो ड्यूटीज है, कस्टम ड्यूटीज है, और ये जो करेंसी का चेंज है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो मेजरमेंट एंड वेट का चेंज है, तो इसको हटाने का डिसीजन लिया। सो 32 करेंसी थी, तो उसको 2 में कन्वर्ट किया, सभी जगह ये 2 करेंसी चलेगी ऐसे, नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 टू 2, 30 टाइप के करेंसी थे, तो उसको 2 में कन्वर्ट किया, एंड ग्रेजुअली ये जो नेटवर्क है धीरे धीरे नेशनल यूनिफिकेशन, कि अभी ये जर्मन के स्टेट को यूनिफाई कर दो, अलग अलग 39 स्टेट में अलग अलग 39 टाइप के रूल, अलग अलग 39 टाइप के लॉ, ऐसे नहीं होने चाहिए। तो ऐसी सोच वहां तैयार हुई, ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म एंड पॉलिटिकल लिबरलिज्म की वजह से, मतलब एक नेशन बनने में मतलब क्या क्या चीजें आई। तो जैसे फ्रांस के बनने में फ्रांस का पूरा बैकग्राउंड रिस्पॉन्सिबल है, तो जर्मनी के बनने में भी ये जर्मन स्टेट्स जो थे, 39 जर्मन स्टेट्स, इनमें जो डिफिकल्टीज ये लोग जो फेस कर रहे थे, तो इसको यूनिफाई करने का जो उनका डिसीजन है, तो ग्रेजुअली लिया गया, एंड दैट्स व्हाई मतलब ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट हम साथ में ले सकते हैं, नेशन बन गया तो, उसके बाद पॉलिटिकल राइट्स साथ में एंजॉय कर सकते हैं, नेशन बन गया तो, gradually this thing came in people's mind, and this is what we can say a background for creating a nation state. एक नेशन स्टेट क्रिएट होने के पीछे ये बैकग्राउंड तैयार होता गया, ये बैकग्राउंड बनता गया, ठीक है। नाउ 2.3 अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, वापस फ्रांस का, ये भी फ्रांस का ही चल रहा है, जर्मनी का जस्ट एक एग्जांपल था फॉर इकोनॉमिक लिबरलिज्म। जर्मनी को स्टडी करने के लिए फ्रांस कंप्लीट करना पड़ेगा, then we will move to Germany. Okay, now I will share my next slide for you. Okay. So, all my dear students, now you see 2.3 a new conservatism after 1815. अभी देखो, नेपोलियन आया, यहाँ तक हमने पढ़ा, नेपोलियन का रूल स्टार्ट हुआ, यहाँ तक भी हमने पढ़ा, और नेपोलियन को हराया, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। कौन से ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, सो ये सब राजाओं ने मिलके नेपोलियन को कलेक्टिवली डिफीट किया वाटरलू के वॉर में, ओके। और उसके बाद कंजर्वेटिज्म मतलब नेपोलियन ने जो सुधार लाए थे ना, वो सारे उन्होंने
साइड में रखे थे, kept aside all the reforms that was brought by Napoleon. We studied Napoleonic Code 1804, Civil Code 1804. Okay, that is also known as Napoleonic Code 1804. हमने पढ़ा ये Napoleonic Code, Civil Code. So उसमें जो लाए हुए रिफॉर्म्स मीन्स क्या, सुधार, तो वो सुधार इन लोगों ने सब ने साइड में रखे और वापस जैसे थे, कंजर्वेटिज्म मतलब क्या, पुराना ऑर्डर, बैक रूल, पुराना, कंजर्वेटिज्म की मतलब जो रिफॉर्म्स के पहले कंडीशन था, कंजर्वेटिव्स मतलब क्या, जिनको मॉडर्नाइजेशन पसंद नहीं है, ओके, तो वो वापस लाने की कोशिश की, दैट इज नोन एज न्यू कंजर्वेटिज्म, इसको हम बोलते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म। सो 1815 में नेपोलियन का डिफीट हुआ और उसके बाद मतलब ये जो कंजर्वेटिज्म है तो वो वापस लाने की कोशिश की, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो नेपोलियन का डिफीट हुआ 1815 में और यूरोपियन गवर्नमेंट जो है तो उनको लगा कि अभी कंजर्वेटिज्म मतलब ओल्ड ऑर्डर, पुराना रूल वो वापस लाना चाहिए, ठीक है, वो वापस एस्टैब्लिश होना चाहिए। सो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन मतलब राजा महाराजा जो पुराने हैं, ठीक है, पुराने राजा महाराजा वो वापस मतलब आने चाहिए, वापस रूल में आने चाहिए, ठीक है, पुराने राजा महाराजाओं का मतलब वापस से रूल बनना चाहिए। सो इस वजह से ये जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट है तो इनको वापस लाना चाहिए। सो ऐसी सोच लोगों में आई। सो मोनार्ची मतलब किंग्स रूल अगेन शुड बी देयर। चर्च के राइट्स नेपोलियन ने निकाल दिए थे थोड़े, तो चर्च को वापस राइट्स देना। सोशल हायरार्कीज, अंडरलाइन द वर्ड सोशल हायरार्कीज ऑन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 फर्स्ट पैराग्राफ 2.3। हायरार्कीज मतलब लेवल, ठीक है, जैसे हाई क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, दैट इज हायरार्की, डिफरेंट लेवल, ठीक है। प्रॉपर्टी, फैमिली, ये सारे प्रिजर्व होने चाहिए, ये सारे वापस आने चाहिए, ठीक है। सारे जो कंजर्वेटिव्स है तो उनको लगता था कि मतलब ऐसी डायरेक्ट ऐसी सोसाइटी जो प्री रिवॉल्यूशनरी टाइम में थी कि जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन हुआ, ऐसा पूरा एकदम बैक टू बैक नहीं होना चाहिए। रादर उन्होंने बोला कि जो नेपोलियन ने चेंजेस लाए ना, तो मतलब उसमें से कुछ कुछ जरूरी है, बट दीज चेंजेस शुड बी स्लो, इफेक्टिव चेंजेस, और एकदम स्लो मोशन में वो चेंजेस आने चाहिए, ठीक है। कौन से चेंजेस, जैसे आर्मी मॉडर्नाइज होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स मतलब क्या कि किंग के हाथ के नीचे काम करने वाले जो सिविल सर्वेंट्स है, ऑफिसर्स है, वो इफेक्टिव रूल उनका होना चाहिए। देन डायनामिक इकोनॉमी, इकोनॉमी एकदम जबरदस्त होनी चाहिए। एबोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडल सिस्टम, जमींदारी सिस्टम खत्म होना चाहिए। सर्फडम मतलब जमींदारों के हाथों के नीचे काम करने वाले जो ठेकेदार है वो भी खत्म होने चाहिए। और मतलब ऑटोक्रेटिक मोनार्ची, ऑटोक्रेटिक मोनार्च जो सेल्फ रूल करने वाले जो मोनार्च है तो उनका जो मतलब पावर है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा उनको लगा। एंड दैट्स व्हाई दिस न्यू कंजर्वेटिज्म वाज ब्रॉट इन यूरोप। यूरोप में ये नया कंजर्वेटिज्म, फ्रांस में ये यूरोपियन पावर्स मतलब ये यूरोप की कुछ कंट्रीज, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ये जगह पर लाने की कोशिश की उन्होंने। तो इसका क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान से सुनो क्वेश्चन अभी, कि ये जो ट्रीटी ऑफ वियना, ये जो चेंजेस है, ठीक है, ये ट्रीटी ऑफ वियना बोलते हैं इसको, ये जो अभी मैं पार्ट पढ़ा रही हूँ कि नेपोलियन के डिफीट के बाद ट्रीटी ऑफ वियना में उन्होंने क्या क्या मेजर्स लिए या क्या क्या स्टेप्स लिए। वियना एक प्लेस का नाम है, ये सारे लोग नेपोलियन को हराने के बाद यहाँ वियना में मिले थे। ये देखो वियना, ये तो ये सब लोग वियना में मिले थे। एंड मतलब वियना में ये कुछ डिसाइड हुआ, कुछ चीजें डिसाइड हुई, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ वियना। इसके लिए इसको ट्रीटी ऑफ वियना बोलते, ठीक है। तो मतलब यूरोप का आगे क्या करना है, ये नेपोलियन ने मतलब नेपोलियन को हराने के बाद मतलब जो चीजें हुई, ओके, जो भी मतलब नेपोलियन ने जीते हुए स्टेट्स थे तो उनका आगे क्या करना चाहिए, नेपोलियन को हराने के बाद ओल्ड ऑर्डर कैसे एस्टैब्लिश होना चाहिए, तो इसको लेकर जो डिस्कशन हुआ, दैट डिस्कशन वाज एट वियना, ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ वियना। यहाँ तक क्लियर है बेटा?
ये समझ में है आपको ट्रीटी ऑफ वियना क्या है? Nobody is replying. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good, good, बेटा. Somebody also replied in chat box. बीच में you should give me feedback, and so that I can move ahead. Okay. ये जो कांग्रेस है, अभी इसको भी कांग्रेस ही नाम रखा था. That was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich. ये ड्यूक मेटरनिच बंदे का नाम है. जैसे मैं सुरेखा काबरा, ये अनय पाटिल. ओके, तो वैसे ये ड्यूक मेटरनिच. तो ड्यूक मेटरनिच ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था. चांसलर मतलब कौन? जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर. किंग का खास कि जो मतलब किंग के जो ऑर्डर्स है वो किंग को सलाह भी देता है कभी कभार उसको डिस्कशन में. कभी कभार मतलब किंग के लिए क्या सही है क्या गलत है वो डिस्कस भी करता है. सो चांसलर जो है हाईएस्ट अथॉरिटी आफ्टर किंग. किंग के बाद की हाईएस्ट अथॉरिटी. तो ऑस्ट्रिया का ये चांसलर हुआ करता था ड्यूक मेटरनिच. क्या नाम है बंदे का? ड्यूक मेटरनिच. ओके. डेलीगेट्स मतलब रिप्रेजेंटेटिव. अंडरलाइन करो, जिसको पता नहीं होगा लिख लो बेटा. ये जो डेलीगेट्स है, तो ये ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815. तो यहाँ पर मिले सारे सारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मिले वियना में. और मतलब यूरोप में अभी नेपोलियनिक वॉर्स के बाद जो चेंजेस नेपोलियन ने लाए थे उसका क्या करना, कैसे इसको हैंडल करना. सो फॉर डिसाइडिंग दिस दे मेट इन वियना एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ट्रीटी ऑफ वियना. ये ऑब्जेक्टिव हो गए वियना में वो क्यों मिले थे. तो क्या ऑब्जेक्ट था उनका कि अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस. नेपोलियन ने लाए हुए चेंजेस को खत्म करना. यूरोप के जहां जिस जिस कंट्री में नेपोलियन का रूल चल रहा था, नेपोलियन को हराने के बाद वहां के चेंजेस को मिटाना. ओके, टू अनडू मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट ब्रॉट बाय नेपोलियन आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन. एंड सो दीज पीपल मेट. यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. हाँ, नेक्स्ट स्लाइड. बर्बन डायनास्टी. बर्बन डायनास्टी देखो फ्रांस की थी, पता है आपको. लास्ट ईयर लुइस 16 कहाँ का था? बर्बन डायनास्टी. बर्बन क्या है? उनका सरनेम होता है. डायनास्टी मतलब राजघराना. जैसे शिवाजी महाराज की भोसले डायनास्टी बोल सकते हैं अपन. उनका सरनेम भोसले था ना, शिव छत्रपति. ठीक है. तो वैसे राजपूत डायनास्टी बोलते हैं राजपूत किंग्स की. तो डायनास्टी मतलब क्या? राजघराना. तो अब ये ट्रीटी ऑफ वियना में उन्होंने क्या क्या किया, ये सारे चेंजेस पढ़ो. ये जो बर्बन डायनास्टी दैट हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन. डिपोज मतलब क्या? थ्रोन से हटा देना. मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इस मतलब बर्बन डायनास्टी को हटा दिया था. सो दैट वाज रेस्टोर्ड टू पावर. उसको वापस थ्रोन पे लाके बिठाया. मतलब क्या? फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन. और नेपोलियन ने जितना एरिया जोड़ा था, नेपोलियन ने जितना एरिया जोड़ा था, तो वो सारा एरिया फ्रांस से छीन लिया गया. मतलब नेपोलियन ने आसपास का एरिया जोड़ा था ना, यहाँ वहां गया था ना वो, और उसके मतलब चेंजेस बाकी जगह में मतलब उसने इंट्रोड्यूस किए थे. सो ऐसे जो सारे छोटे मोटे कंट्रीज थे, कंट्रीज नहीं थे उस वक्त बट किंगडम्स थे, वो सारे किंगडम्स फ्रांस से निकाल लिए. एनेक्स मतलब जोड़ना. सो नेपोलियन ने जितना एरिया फ्रांस को, फ्रांस की टेरिटरीज को, फ्रांस के एरिया को जोड़ा था, दैट वाज लॉस्ट बाय फ्रांस. फ्रांस से वो निकाल दिया गया और बर्बन डायनास्टी को पावर में लाया. फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? ट्रीटी Yes, ऑफ ma'am. वियना का फर्स्ट पॉइंट कि बर्बन डायनास्टी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में इसको पावर से हटा दिया था. डिपोज मतलब हटा देना. सो दैट डायनास्टी वाज रेस्टोर्ड टू पावर. उसको वापस पावर दिया, उनके किंग्स को वापस राजा बनाया. ओके. एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज. और जो नेपोलियन के टाइम में टेरिटरीज फ्रांस ने लाई थी, सो वो सारी टेरिटरीज फ्रांस ने खो दी. ओके.
तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन फ्रांस के बाउंड्रीज पर उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स लगा दिए। सीरीज ऑफ स्टेट्स वेर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। मतलब फ्रांस आगे उनकी बाउंड्री से आगे ना बढ़े, वापस कोई एरिया फ्रांस ना जीते, इसके लिए फ्रांस के बॉर्डर से क्लोज छोटे छोटे स्टेट्स वहां पर लगा दिए और वहां पर दूसरे राजा बिठा दिए, ये तुम्हारा किंगडम, लाइक दैट। So series of states set up on the boundaries of France to prevent French expansion. Expansion मतलब आगे बढ़ना, तो टेरिटरीज को आगे बढ़ाना, अपने एरिया को आगे बढ़ाना फ्यूचर में, ऐसा फ्रांस ना करे, इसके लिए फ्रांस के चारों जो डायरेक्शन की बाउंड्रीज है, तो वो चारों डायरेक्शन की बाउंड्रीज को उन्होंने ये लगा दिए, क्या स्टेट्स लगा दिए वहां पर। जैसे किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स, जिसमें बेल्जियम था, ये फ्रांस के नॉर्दर्न बाउंड्री में सेटअप किया। जिनोवा added to Piedmont, जिनोवा और नॉर्थ एंड जिनोवा added to Piedmont was added to the south। मतलब नॉर्थ में बेल्जियम जो नेदरलैंड का हिस्सा था, और जिनोवा जो है वो पिडमंट का हिस्सा था, वो साउथ में। मतलब फ्रांस के नॉर्थ में बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स का हिस्सा बेल्जियम था, बेल्जियम बाद में सेपरेट हुआ। नेदरलैंड्स में बहुत सारे स्टेट्स का नेटवर्क था, तो नेदरलैंड जिसमें बेल्जियम था वो फ्रांस के नॉर्थ में गया, और जिनोवा मतलब वो वही थे, पर उनको मतलब वहां और क्लोजली बिठाया कि वहां पर सेटलमेंट ज्यादा करो, वहां पर तुम्हारे जो क्या बोलते हैं उसको स्ट्रेंथनिंग ज्यादा करो कि ये फ्रांस अपने बॉर्डर से आगे ना निकले। तो मतलब नेदरलैंड्स उसके नॉर्थ में, और जिनोवा की जो पिडमंट का हिस्सा था वो साउथ में। प्रूशिया जो है तो उसको न्यू इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दी, वेस्टर्न फ्रंटियर, वेस्टर्न बॉर्डर की, और ऑस्ट्रिया जो है उसको नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया ऑस्ट्रिया को, नॉर्दर्न साइड का इटली का एरिया ऑस्ट्रिया संभालेगा, और प्रूशिया को बोला वेस्टर्न बॉर्डर को तू संभाले। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो इन दैट वे मतलब ये जो बर्बन डायनास्टी जो मतलब पावर में लाई, ये फर्स्ट। सेकंड कि आगे ये मतलब फ्रांस आगे ना बढ़े, इसके लिए उस पर उसके बाउंड्रीज पर स्टेट लगा दिए गए। देन थर्ड, नेदरलैंड नॉर्थ में, जिनोवा पिडमंट साउथ में लगाए, और प्रूशिया को वेस्टर्न फ्रंटियर्स में, और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल देके उनको नॉर्दर्न साइड में सेटअप कर दिया गया। और इसमें क्या किया, जर्मन कॉन्फेडरेशन जो है ना 39 स्टेट का, जो नेपोलियन ने सेट किया था, तो वो इन लोगों ने अनटच रखा, उसको तोड़ा मरोड़ा नहीं, उसको किसी ने बांटा नहीं, उसको वैसे के वैसे रहने दिए। मतलब जर्मनी के 39 स्टेट एज इट इज छोड़ दिए। एंड इन दैट वे मेन इंटेंशन क्या था ये ट्रीटी का, ट्रीटी ऑफ वियना का, ओल्ड ऑर्डर को वो रेस्टोर करे, पुराना जो ऑर्डर है कंजर्वेटिव ऑर्डर उसको वो रेस्टोर करे, उसको वो वापस लाए। एंड दैट वाज द मेन इंटेंशन ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, सो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टुडेज पार्ट यू कैन आस्क।